हाँ, तो बच्चों आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र। ये दिखाई दे रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताने से पहले मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। यदि आप किसी चुंबक को लेते हैं, मान लीजिए कोई चुंबक है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है कहा जाता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। यहाँ पर और यहाँ से इधर से जब लेंगे तो इधर से निकलेंगी और साउथ सिरे पर जाती हुई प्रतीत होती है, कुछ ऐसे। बहरहाल अभी इन बल रेखाओं के बारे में हमको बताना नहीं है, हमको बताना ये है कि यदि यहाँ पर कोई लोहे का टुकड़ा रख दिया जाए, छोटा सा आयरन का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, तो ये चुंबक नजदीक रखा जाए। नजदीक रखना जरूरी है, बहुत दूर रखेंगे तो इतना कम बल लगेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए ये लोहे के समीप जब किसी चुंबक को रखते हैं तो ये लोहे को आकर्षित करने लगता है। यदि इस लोहे को हटा करके यहाँ पर कोई दूसरा मैग्नेट रख दिया जाए जिसका नॉर्थ पोल इधर की तरफ हो, उत्तरी ध्रुव इधर की तरफ हो, दक्षिणी ध्रुव इधर की तरफ हो, तो यह इसको दूर भगाने लगता है। अगर इसका उल्टा सिरा इधर साउथ सिरा इधर हो जाए और नॉर्थ सिरा इधर हो जाए तो यह इसको अटैक करने लगता है, खींचने लगता है। अर्थात किसी चुंबक को यदि इस चुंबक को हटा लिया जाए और यहाँ पर रखा जाए दूसरे चुंबक को या किसी लौह पदार्थ को रखा जाए तो यह किसी भी प्रकार का बल का अनुभव नहीं करता। इस कहने का अर्थ क्या हुआ? किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई दूसरा लौह पदार्थ या कोई चुंबक अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, तो यह जो क्षेत्र कहलाता है, ये जो एरिया कहलाती है, वह कहलाती है चुंबकीय क्षेत्र। जिस तरह से हवा बहती है, सपोज दैट कि हवा बह रही है, तो हवा बह रही है, कोई कागज का छोटा सा टुकड़ा है, तो जो कागज का छोटा सा टुकड़ा है जिस दिशा में जाएगा, हम कहेंगे हवा इधर की तरफ बह रही है। अगर बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है तो हवा बाएं से दाएं की तरफ जाएगी। यदि कागज का टुकड़ा दाएं से बाएं की तरफ जा रहा है तो ये होगा कि हवा बह रही है। हवा को हम देख नहीं सकते, अनुभव करते हैं। ठीक उसी तरीके से ये चुंबकीय बल रेखाएं एक इमेजिनेशन है, कल्पनाएं हैं, लेकिन इनके प्रभाव को हम लोग अनुभव करते हैं कि यहाँ पर कोई दूसरा मैग्नेट रख देने पर ये बल। तो चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता एक होती है, ये देखिए नॉर्थ सिरे से निकलती है, साउथ में जाती है और साउथ से होते हुए अंदर की तरफ इस तरीके से ये बंद वक्र होती हैं। अभी वैद्युत बल रेखाओं को भी हम खींचेंगे, बताएंगे, दोनों में डिफरेंस वहां पे आप लोग देख लीजिएगा। तो ये रहा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र। कुछ इसी तरह से इसी तरह की चीजें या कुछ ऐसा ही फैक्ट वैद्युत क्षेत्र के बारे में भी है कि यदि कोई आवेश है, कोई आवेश यदि मान लीजिए यहां पर प्लस क्यू रखा गया है, कैपिटल क्यू ले लीजिए, और यहां पर इसके थोड़े नजदीक यहां पर एक कोई दूसरा आवेश मान लीजिए, छोटा आवेश है, यह इतना छोटा आवेश है कि इसका अपना वैद्युत क्षेत्र शून्य। अभी वैद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने बताया नहीं, फिर भी यहां पर एक कोई दूसरा, एक कोई बड़ा वैद्युत आवेश यहां पर ले लिया, इसके अंदर नहीं, इसके नजदीक यदि कोई दूसरा आवेश हम रखते हैं तो यह आवेश बल का अनुभव करने लगता है। ये बड़े वाले आवेश के कारण छोटा वाला आवेश ये धन आवेश होता है।
ये धनावेश मान लीजिए, तो ये बल का अनुभव करता है। छोटा आवेश जो है बल का अनुभव करता है। यदि इस आवेश को हटा लिया जाए तो यहां पर क्या बचेगा? इमेजिन कीजिए क्या बचा है। या इस आवेश को यहां पर रखने पर कौन सा ऐसा गुण है या यहां पर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण इस पर बल लग रहा है? तो हम कहेंगे कि वह जो है यह आवेश प्लस क्यू का वैद्युत क्षेत्र है यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पे हट जाने पर कोई भी चीज हमको दिखाई नहीं दे। ये बहुत जो छोटा आवेश होता है इसको बोला जाता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। और ये जो आवेश होता है इसको स्रोत आवेश कह सकते हैं। सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश। परीक्षण आवेश की कुछ विशेषताएं होती हैं कि यह बहुत छोटा आवेश होता है, अत्यंत छोटा आवेश होता है। और दूसरा कि यह सदैव जो है धन आवेश होता है। कभी भी परीक्षण आवेश को धन आवेश माना जाता है। कभी कभी कहा जाता है एकांक परीक्षण आवेश। तो एकांक परीक्षण आवेश कहने का मतलब ये नहीं होता है कि एक कूलाम एक माइक्रो कूलाम हो सकता है, एक पिको कूलाम हो सकता है, यानी इतना छोटा आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र न हो। इसका अपना वैद्युत क्षेत्र न हो, इसके कहने का मतलब क्या है कि इस आवेश Q0 के इर्द गिर्द कोई दूसरा आवेश रखें तो इसका अपना कोई इस पे वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। और जब इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो यह इस वाले पर कोई बल नहीं लगाएगा। लेकिन मान लीजिए कि यह बड़ा आवेश है तो यह चीज इस पे आवेश लगाएगी। ऐसा नहीं कि इसका अपना वैद्युत क्षेत्र होता नहीं है, लेकिन इसका अपना वैद्युत क्षेत्र इतना कम होता है कि उसको हम लोग निग्लिजिबल मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो इस आवेश Q के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र जो है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं को कैसे दिखलाते हैं? किसी परीक्षण आवेश को इस धन आवेश के करीब रखिए, इसके नजदीक ला करके आप रखेंगे तो आप पाएंगे या प्लस Q0 मान लीजिए है, इसको नजदीक ला के रखेंगे तो यह जिस पथ का अनुगमन करता है, जिस रास्ते पर जाता है, वही रास्ता मान लिया जाता है कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। वैद्युत क्षेत्र को या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E से प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E से, कहने का मतलब ये है कि जिस फोर्स से इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, यदि यही आवेश Q0 को आप यहां पे रखते तो ये इसको प्रतिकर्षित करता, क्योंकि यह भी पॉजिटिव है तो ये इस दिशा में जाता। यहां पे यदि रख देते Q0 को तो यह इस दिशा में जाएगा। कहीं ऊपर रख देंगे इस साइड में, यहाँ प्लस Q0 है तो यह इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी ये कोई आवेश यहाँ पे रख दीजिए बीच में, चारों दिशाओं में, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, या एक स्फीयर मान लीजिए, गोला मान लीजिए, वृत्त नहीं कह रहे हैं, गोला कह रहे हैं। तो अगर इसके केंद्र पर यह आवेश कैपिटल Q है तो आवेश यहाँ पर या तो Q0 आवेश यहाँ पर हो या Q0 आवेश यहाँ पर रखें, Q0 यहाँ पर रखें या Q0 यहाँ पर रखें, तो इसका वैद्युत क्षेत्र चारों दिशाओं में एक समान होगा। या इस पर यहाँ पर जब कोई आवेश
रखा जाएगा, परीक्षण आवेश Q0 रखा जाएगा। परीक्षण आवेश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने में काम आता है, परीक्षण किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र होती हैं। निष्कोण का मतलब होता है कि जिसमें कोई कोण न हो। जैसे मान लीजिए कि कहीं आवेश, परीक्षण आवेश Q0 रख दिया गया और वो इस रास्ते का अनुगमन करता है, इस रास्ते पर जा रहा है, तो जिस रास्ते पर जाएगा परीक्षण आवेश, वही रास्ता जो है वैद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी। वैद्युत बल रेखाएं। तो चाहे यदि आप इधर रख देंगे, यहां पे रखेंगे Q0 को तो ये इस दिशा में जाएगा, यहां पे रखेंगे Q0 को तो ये इस दिशा में जाएगा। तो वैद्युत बल रेखाएं वे वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र हैं जिस पर परीक्षण आवेश चलता है। यदि वैद्युत क्षेत्र एक समान हो, कहीं पर मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र एक समान है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र यहां से यहां तक है, तो वहां पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में एकदम सीधी रेखा में ऐसे है और ये यहाँ पर कैपिटल Q है, लेकिन ये है कि अभी नहीं। तो इस तरह उसमें वैद्युत बल रेखाएं जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं को इस समांतर रेखाओं द्वारा दिखलाया जाता है। ये समांतर है और इस तरह से दिखलाया जाता है। यहाँ पर लिख दिया जाता है E, चूंकि इसकी दिशा होती है इसलिए इसको वेक्टर E भी लिखा जाता है। तो वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी क्या होती है, गुण क्या होती हैं? इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश या धन आवेश है, धन आवेश से बाहर की तरफ होती है। कोई धन आवेश यहाँ पर रख लीजिए और ये प्लस Q, तो इस प्लस Q से बाहर की तरफ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसके इर्द गिर्द अगल बगल कहीं भी परीक्षण आवेश रखेंगे तो परीक्षण आवेश सीधे बाहर की तरफ जा रहा है, परीक्षण आवेश बाहर की तरफ जाएगा। इसलिए प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है ये इस तरह से मानी जाती है। इसको रेडियल बोला जाता है या त्रिज्य। वैद्युत बल रेखाएं, किसी आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्य होती हैं, क्योंकि ये एक स्फीयर के केंद्र पर, एक गोले के केंद्र पर कोई आवेश आप रख देते हैं प्लस Q, तो चारों दिशाओं में वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरह से होती हैं, रेडियल होती हैं। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो वैद्युत क्षेत्र की गणना का मतलब ये जो वैद्युत क्षेत्र हम बता रहे हैं कि बल रेखाएं हैं, इसका आंकिक मान समझ लीजिए। तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी इस सरफेस पर हर जगह वैद्युत बल की क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण जो है हर जगह बराबर आएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हर जगह वेक्टर E, हर जगह E बराबर होगा। क्यों E बराबर नहीं हो? क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन अलग है, यहाँ पर भी इसकी डायरेक्शन अलग है। दोनों का परिमाण बराबर होते हुए भी दोनों की दिशा अलग होने के कारण ये कहा जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दिशा में नहीं है या ये समान नहीं है, लेकिन इनका परिमाणात्मक मान सदैव एक बराबर होगा। तो ये रहा। तो धन आवेश, किसी भी धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं जो हैं बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत होती है। ये प्लस मान लीजिए, तो ये ऐसे। और ये अपने सरफेस के लंबवत, आप कहेंगे ये गोला है तो गोले के सरफेस की कैसे लंबवत? इस गोले पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, इसके केंद्र से इस पे लंब डाल दीजिए, तो ये दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ द चार्ज प्लस या प्लस Q, इसको कह सकते हैं। ये होगा, या यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दिए तो यह इधर की तरफ ऐसे होगा, इधर की तरफ देखना चाहेंगे तो इधर की तरफ ऐसे होगा।
ये स्पर्शी खींच करके इस तरह से देखी जाती है धन आवेश के कारण। ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होगी, ये ऋण आवेश है। और अगर यहाँ पर आप परीक्षण चार्ज कोई Q0 रखेंगे तो यह जानते हैं आप कि ये पॉजिटिव होता है, तो यह जिस पथ का अनुगमन करेगा सीधे आएगा इस रास्ते। अगर आप इसको इधर की तरफ रख देंगे तो ये इस रास्ते पर चलेगा, इधर से रख देंगे तो इधर की तरफ। इस तरीके से ये ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा की जो है दिशा है, यानी धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं ऐसा प्रतीत होता है कि ये अंदर की तरफ जा रही है। ये इस प्रकार यदि हम एक धन आवेश और ऋण आवेश को यदि एक पास रखें, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, गौर कीजिएगा, एक से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, दूसरे से दूसरा वैद्युत बल रेखाओं को लेने वाला है, तो यहाँ पे धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और ऋण आवेश से, या यहां से ऐसे इस तरीके से। ये इस तरह से आते हुए प्रतीत होंगी और ये इस तरह से। तो ये दोनों धनावेश ऋण आवेश में आकर्षण क्यों होता है, क्योंकि एक देने वाला दूसरा लेने वाला, इसीलिए एक दूसरे को एक तरफ खींचते हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है। इसमें एक चीज गौर करने की है कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋण आवेश पर जाती हैं। और यहाँ पर जो आप एक चुंबक लिए थे, एक नॉर्थ पोल बनाए थे, एक साउथ पोल, तो आउटसाइड में बाहर से तो नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती थी, लेकिन अंदर जाते समय साउथ से नॉर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन हो गई, इसकी डायरेक्शन हो गई है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और बाहर जब देख रहे हैं तो नॉर्थ टू साउथ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ धन से ऋण की तरफ है, ये धन से ऋण की तरफ, इधर यहाँ धन से ऋण की तरफ। लेकिन यहाँ देखिए ये नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, यहाँ सदैव धन से ऋण की तरफ है। चाहे अंदर देखिए या ये वाली बल रेखाएं जो आएंगी, हो सकता है कि ये वाली बल रेखाएं इस तरह से मुड़ के न जाए, ये जब चली जाएंगी तो ये अनंत पे चली जाएंगी। ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है सदैव बंद बल वक्र होती है, सॉरी चुंबकीय बल रेखाएं नहीं बोला जाता, चुंबकीय रेखाएं बोला जाता है। वैद्युत बल रेखाएं बोला जाता है, चुंबकीय बल रेखाएं नहीं बोला जाता, चुंबकीय रेखाएं बोला जाता है। उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन आपको बाद में देंगे। तो ये चुंबकीय रेखाएं बंद वक्र होती हैं, यानी यहां से अगर निकल गई कोई तो ये सदैव कर्व बना करके कहीं ना कहीं से इसके अंदर जो है प्रवेश करेगी, चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन वैद्युत बल रेखाओं के लिए बंद वक्र बनाना कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कोई धनावेश है, मान लीजिए यहां पर, तो यदि परीक्षण आवेश को आपने यहां पर रख दिया, तो परीक्षण आवेश को यहां पर रखने के पश्चात ये यहां से इस पर एक बल लगेगा और इस तरीके से ये बहुत लंबी दूरी, या कहते हैं आपको इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत दूर, इतना दूर जो कि हमारी पकड़ से बाहर हो। इनफाइनाइट का मतलब कि थोड़ी सी इतनी दूरी जहां पर इसका बल इतना कम हो जाता है कि उसका अनुभव हम न कर सके। वैसे तो इसका वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी धन आवेश से जब निकलती हैं तो ये अनंत तक चली जाती है। टार्च से रोशनी निकलती है तो देखने में तो लगता है कि चली गई, लेकिन दूर जाते समय, जितना ही दूर चली जाती है जाते समय, उसकी प्रबलता धीरे धीरे कम होती जाती है। उसी तरीके से इस आवेश से बहुत दूर जाते समय जितना ही दूर जाएगी, यहाँ इसके वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता कम होती जाएगी। और अभी फार्मूला निकाल के दिखाया जाएगा कि अनंत पर, बहुत दूरी पर
वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता शून्य होती है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो इस तरीके से यह खुला वैद्युत बल रेखाएं जो होती है खुली वक्र होती हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो चुंबकीय, मैं गलत कुछ बोल रहा हूं, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं यह खुला वक्र होती है। यह इसके लिए धन आवेश का होना जरूरी नहीं कि बगल में धन आवेश रहे वहीं से वैद्युत बल रेखाएं आए, लेकिन चुंबकीय रेखाओं के लिए ऐसा नहीं है। चुंबकीय रेखाएं सदैव बंद वक्र होती हैं, अर्थात एक जहां नॉर्थ पोल है उसके नजदीक कहीं न कहीं साउथ पोल जरूर होगा, जिससे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक जगह से निकलें और दूसरी तरफ जाएं। यहाँ पर इसके लिए होना जरूरी नहीं है कि जहां धन आवेश हो वहां ऋण आवेश हो ही फिलहाल। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो एक देने वाला है एक वैद्युत बल रेखाओं को निकालने वाला है, दूसरा वैद्युत बल रेखाओं को लेने वाला है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उस दिशा में कुछ बंद बल रेखाएं भी बन जाती हैं, बंद वैद्युत बल रेखाएं भी बन जाती हैं। तो अभी तो हम आपको वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं। कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं ये और ये, सपोज दैट कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर से है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर से है, या वैसे इसको एक अच्छी और समझ लीजिए कि मान लीजिए कहीं परीक्षण आवेश Q0 का मतलब प्लस Q0, ये गति करते हुए इस रास्ते का अनुगमन किया, इस रास्ते पर गया, तो हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वह इस प्रकार होगी। किसी पॉइंट विशेष पर, किसी बिंदु विशेष पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पर्शी खींच दीजिए। इसको स्पर्श करते हुए जो रेखा जाती है, क्योंकि इस दिशा में जा रहा है इसलिए यहाँ पर एरो इस दिशा में लगाएंगे, तो यहाँ से स्पर्श करते हुए जो रेखा खींचेंगे यही क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। अर्थात परीक्षण आवेश के पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा ही वैद्युत बल रेखा की दिशा को व्यक्त करती है, काट नहीं सकती है। अर्थात आप कहें कि एक परीक्षण आवेश इधर से, एक ही टाइम एट अ टाइम दो परीक्षण आवेश हैं, एक इधर से इधर की तरफ गुजर रहा है, दूसरा जो है इधर से इधर की तरफ गुजर रहा है, प्लस Q0 यहाँ से इधर की तरफ गुजर रहा है। ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि एक ही पॉइंट पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ये बताएगा कि इधर की तरफ है, और यह वाला कर्व बता रहा है, यह वाला वक्र बता रहा है कि यहाँ पर जब स्पर्शी खींचेंगे तो बताएगा कि वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है। सपोज दैट इसको E1 मान लीजिए, इसको E2। अर्थात एक ही पॉइंट पर वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं हो जा रही हैं, जो कि संभव नहीं। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाए, परिणामी हो जाए। इन दोनों का परिणामी जो है बनाने के लिए क्या कैसे करेंगे, ये इसके समानांतर इधर खींच दिया और इसके समानांतर ऐसे खींच दिया, यह परिणामी। तो हो सकता है कि इन दोनों का परिणामी, ये दोनों यहाँ पर आने के बाद इस दिशा में जा सकते हैं, एक के, लेकिन दिशा केवल एक ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। कट इसलिए नहीं करेगी क्योंकि एक ही बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जा रही है। इसका मतलब यह है कि एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र है, तो ऐसा संभव नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसका रिजल्टेंट एक बिंदु पर कुछ इस तरह से आ रही है, वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरह से, लेकिन ये दोनों मिल करके ऐसा हो सकता है कि इस डायरेक्शन में चली जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके ठीक पहले वाला एक वैद्युत क्षेत्र इधर दिखाएगा, ये दिखाएगा, तो ये कट नहीं करेंगी। बस इतना समझिए, क्योंकि यहाँ पर जिस पॉइंट से ये चार्ज जाएगा उसकी दिशा केवल एक ही दिशा में, ये दोनों परीक्षण चार्ज जो है, दोनों परीक्षण आवेश जो है वो एक ही दिशा में जाए।
यदि कोई पृष्ठ है, मान लीजिए किसी पृष्ठ पर धन आवेश है, तो इसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी, इसके पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींचिए और लंब इस पर बना दीजिए। यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच करके, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। यदि मान लीजिए यही चालक है, कोई चालक है, कंडक्टर है, तो इसके अंदर से कोई भी वैद्युत बल रेखाएं इसके अंदर से होकर के नहीं गुजरती हैं कि इधर से जाए और इधर से क्रॉस करके इधर निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखिए इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसके बीच से, अर्थात इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। तो ये रहा वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि वैद्युत क्षेत्र का परिमाणात्मक मान कैसे दिया जाता है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम आपको बताएं कि ये वैद्युत बल क्षेत्र के परिमाणात्मक मान को जो जिसके द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे परिभाषित किया जाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर कोई एक आवेश प्लस क्यू लीजिए और यहाँ पर Q0 लीजिए, दूसरा आवेश प्लस Q0 छोटा है, यह भी प्लस है, यह भी प्लस है। तो यह वाला आवेश इस पर एक बल लगाएगा F। यदि इन दोनों के बीच की दूरी R हो, R मान लीजिए, तो इस पर लगने वाला बल, Q0 पर लगने वाला बल, Q0 पर प्लस Q के कारण वैद्युत बल, यहाँ पर F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कर दीजिए या एप्सिलॉन नॉट के। मान लीजिए कि इसके चारों तरफ का जो माध्यम है, इस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? परावैद्युतांक के। यदि यह हवा है तो हवा के लिए के का मान 1 होता है, तो के हट जाएगा और यहाँ पर Q0/r²। ये रहा फॉर्मूला। अगर यहाँ पर वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। अब कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करते हैं? इस Q0 आवेश पर कार्य करने वाला बल कितना है? F। तो यूनिट चार्ज पर, यूनिट मतलब एकांक चार्ज पर कार्य करने वाला बल कितना हो जाएगा? वेक्टर F/Q0। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करते समय आप पाएंगे कि ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r²r²/Q0। यहाँ पर Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और आप पा जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। तो इसी को F/Q0 को ही कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 या Q0, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है।
और इसको आपने निकाला तो कितना आ गया 1/4πε0 Q/r² इंटू आर कैप। ये इसका फार्मूला हो गया। तो कैसे इसको डिफाइन करते हैं? किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के बराबर होती है, या एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला वैद्युत बल ही, यहां पर Q0 = 1 करेंगे तो F = E। एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। परीक्षण आवेश होना जरूरी है इसलिए कि परीक्षण आवेश सदैव धन आवेशित होता है। तो हमारे यहाँ एकांक कहने का मतलब 1 कूलाम नहीं हुआ, क्योंकि 1 कूलाम आवेश बहुत अधिक होता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, आवेश प्लस Q के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमने निकाल दिया यहाँ पे डायरेक्ट। यहाँ देखिए F/Q0 और F की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q0/r²। Q0 से निकल दिया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं प्लस Q आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पे ε0 के अलावा यहाँ पर K भी है। आप चाहें तो यहाँ K लिख सकते हैं, यहाँ पर K भी रहेगा। तो आप चाहें तो यहाँ K लिखेंगे, बाद में एयर के लिए या हवा के लिए या निर्वात के लिए K का मान हो जाता है। इस तरीके से फार्मूला होगा। अभी इस पर डिस्कस हम अगले टॉपिक अगले दिन भी करेंगे। फिलहाल इतना ही।